नमस्ते, प्रस्तुत है तंबाकू के गुण दोषों के बारे में जानकारी। तो स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए आयुर्वेद ने एक ही मुख्य राजमार्ग बताया है जिस पर चलकर हम स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं और अपने शरीर को निरोग तथा शक्तिशाली बनाए रख सकते हैं। यह राजमार्ग है आहार विहार का उचित ढंग से पालन करने का। हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं पाते हैं। जो चीज़ें छोड़ने योग्य न हो उनकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हीं चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं जो छोड़ने योग्य तो है पर हम उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि वह वस्तु भले ही छोड़ने योग्य हो पर हम उसे छोड़ने योग्य न मानते हो या यह न जानते हो कि ये वस्तु छोड़ने योग्य है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये जानते और मानते हुए भी कि ये चीज़ सेवन योग्य न होने के कारण छोड़ने योग्य है, फिर भी अपनी आदत से लाचार होकर न छोड़ पाते हैं। और कुछ लोगों का तो विचार ऐसा भी होता है कि जो होगा सो देखा जाएगा, अभी तो जिंदगी के मजे ले ही लो। ऐसी ही चीज़ों में से एक चीज़ है तंबाकू, जिसको सेवन करने या न करने का मामला एक विवादास्पद विषय बना हुआ है। विवादास्पद इसलिए कि एक पक्ष को इसे हानिकारक घोषित करके त्याज्य मानता है और दूसरा पक्ष इसे सेवन योग्य मानकर इसको नाना रूपों में तैयार करके पेश करता है। इसकी तारीफों के पुल बांधकर ग्राहकों को लुभाता है तथा इसको सेवन करने के लिए आकर्षित करता है। हमारी सरकार इस मामले में तटस्थ बनी हुई है क्योंकि उसे दोनों पक्षों को खुश रखना होता है। मादक द्रव्यों के निर्माताओं और व्यापारियों से उसे राजस्व एवं करों के माध्यम से जो आय होती है उसके लोभ को वह छोड़ नहीं सकती। लिहाजा वह सिर्फ एक वैधानिक चेतावनी देने का नियम बनाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेती हैं। तंबाकू के विज्ञापनों में एक पंक्ति वैधानिक चेतावनी पड़ी होगी जो सिगरेट बीड़ी के बंडल पर लिखी होती है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बीड़ी पीना या धूम्रपान करना या गुटखा पान चबाना ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। ये चेतावनी लिखी होती है और चेतावनी को स्थापना कानून अनिवार्य करके सरकार ने दोनों पक्षों को खुश करने की कोशिश की है। यानी वही मसल हुई कि चोर से कहे चोरी कर और साहूकार से कहे कि जागते रहना। वरना ये भी तो हो सकता है था कि धूम्रपान पर सख्ती से बंदिश लगा दी जाती है कि सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, सिनेमाघरों, रेलों आदि ऐसे स्थानों पर धूम्रपान करना कानूनन निषिद्ध है, जहां साथ में ऐसे लोग भी हो जो धूम्रपान नहीं करते और जिन्हें धुएं से असुविधा या तकलीफ हो। ऐसा सख्त कानून बनाने पर सिगरेट बीड़ी बनाने वाले ही नहीं बल्कि पीने वाले भी नाराज होते। इसलिए हमारे देश में आज तक ऐसा सख्त कानून बनाया ही नहीं गया। अगर ऐसा कानून होता तो धूम्रपान न करने वाले अपने पास बैठकर धूम्रपान करने वाले को धूम्रपान करने से रोक सकते थे, पर ऐसा कोई कानून न होने से धूम्रपान न करने वाले धूम्रपान करने वालों को रोक नहीं पाते। सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई हमारा दम घुट रहा है और ये धुआं उड़ाना बंद कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बसों में अक्सर ऐसा होता है और कह देते हैं, थोड़ी तकरार हो जाती हैं, लेकिन वो पी लेते हैं और बाकी सारे जो बस के यात्री होते हैं वो परेशान होते रहते हैं। मादक द्रव्यों के निर्माता और व्यापारी सरकार की इस ढील एवं तटस्थता का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। प्रचार माध्यमों से धूम्रपान का धुआंधार प्रचार करने के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। विज्ञापन में ऐसे ऐसे स्लोगन और वाक्य देते हैं कि जो धूम्रपान न करता हो उसका भी मन लालच कर उठता है। टीवी और वीसीआर के माध्यम से ये संदेश जीते जागते रूप में नाना प्रकार के रूप को जरिए घर घर तक पहुंचता है। एक विज्ञापन में एक युवक घोषणा करता है कि मैं जिसे चाहता हूं उसे पाकर ही रहता हूं। घोषणा सुनकर बहुत खुशी होती है कि हमारे देश का नौजवान कितने सुदृढ़ संकल्प और उच्च मनोबल वाला है, पर दूसरे ही क्षण जब वो सिगरेट का पैकेट दिखाता है और सिगरेट के धूम्रपान को तारीफ करके ये रहस्य प्रकट
करता है कि जिस चीज़ को वो चाहता है वो चीज़ ये सिगरेट है, तो उसकी इस घटिया चाहत को देखकर बड़ी कोफत होती है कि बरबर सी मुंह से निकल जाता है कि धत तेरे की। कैसी विडंबना और हैरत की बात है कि वो युवक अपना कलेजा जलाकर धुआं छोड़ता है और कहता है कि मैं वही काम करना पसंद करता हूँ जिससे भरपूर तसल्ली मिलती हो। यह स्थिति देखकर हमें एक शेर की याद आती है, इस घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। इस तो आगे तंबाकू के बारे में जानकारी प्रस्तुत है। तंबाकू का सेवन दो तरीके से होता है, एक धूम्रपान करके और दूसरा पान या गुटखे के साथ मुंह में रखकर चबाते हुए। इन दोनों विधियों पर चर्चा करने से पहले तंबाकू के गुण दोषों के विषय में चर्चा करना जरूरी समझते हैं, तो प्रस्तुत है इसके बारे में जानकारी। पदार्थ का परिचय। शुरुआत में हमेशा भाव प्रकाश निघंटु जो भारतीय ग्रंथ हैं उसमें होता है, लेकिन हमारे जो भाव प्रकाश निघंटु ग्रंथ हैं उसमें तंबाकू का उल्लेख नहीं मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि तंबाकू मूलतः भारत की उपज नहीं है। दरअसल तंबाकू का मूल उद्गम स्थल अमेरिका है, किंतु वर्तमान में यह भारत में ही भारी मात्रा में पैदा होती हैं। प्राचीन आयुर्वेद में इसका वर्णन नहीं मिलता, पर अर्वाचीन ग्रंथ योग रत्नाकर में इसका वर्णन इस प्रकार मिलता है। तस्य पत्रम तु तिक्षोषणम कफवातरम परम स्वात्काशहरम चैव कोष्ठवातहरम तथा वातानुलोमनकरम वस्तिशोधनम मूतमम दन्तरुक्शमनम चैव कृमिकण्वादिनाशनम मदपित्तभरम कर्म वमन रेचनम स्मृतम दृष्टिमांद्यकरम चैव तीक्ष्ण शुक्रकरम तथा। अर्थात इसके पत्ते तीखे, गर्म, अत्यंत कफ वात नाशक, श्वास एवं खांसी रोग नष्ट करने वाले, कोठे की वायु को हरने वाले, वायु का अनुलोम करने वाले, मलाशय को शुद्धि करने वाले, श्रेष्ठ दांतों की पीड़ा शांत करने वाले, कृमि और कंडु आदि का नाश करने वाले, ये हल्का नशा, पित्त और भ्रम पैदा करने वाले, वमन दस्त लगाने वाले, ज्योति मंद करने वाले, तीखे तथा शुक्र क्षीण करने वाले होते हैं। भाषा भेद के अनुसार संस्कृत में तंबाकू को ताम्रपर्ण, हिंदी में तम्बाकू, तम्बाखू, मराठी में तंबाखू, गुजराती में तम्बाकू, बांग्ला में तामाकू, तेलुगु में पोगकू, तमिल में पुगेलई, मलयालम में पोकल, कन्नड़ में होगे सोपू, फारसी में तंबाकू, इंग्लिश में टोबैको, लैटिन में निकोटियाना टैबेकम। गुण हैं इसके ऊपर बताए गए हैं कि पत्ते स्वाद में कड़वे, तीखे, उष्ण, दस्तावर, चक्कर पैदा करने वाले, स्नायुओं को उत्तेजित करने वाले यानी नाड़ी तंत्र को, हल्का नशा देने वाले, मतली व घबराहट पैदा करने वाले, कफ एवं वात का नाश करने वाले, श्वास व खांसी का कष्ट दूर करने वाले, शोध नाशक, अफारा व गैस को मिटाने वाले, दांत व मसूड़ों की सड़न दूर करने वाले, कर्मी तथा त्वचा रोग नष्ट करने वाले तथा पित्त कारक होते हैं। यह पहले उत्तेजना एवं बाद में अवसाद तथा शिथिलता उत्पन्न करने वाले होते हैं। परिचय। इसका मूल उत्पत्ति स्थल अमेरिका है, पर शायद सम्राट अकबर के ज़माने में पहली बार पुर्तगाली लोग इसे भारत में लाए थे। अब तो इसकी खेती लगभग सारे भारत में होती है और देश भर में इसका उत्पादन व्यापक रूप से होता है। भारत में इसकी कई किस्में पाई जाती हैं, जैसे देसी तंबाकू, कलकतिया, पूर्वी, सुरती, मैनपुरी, गुजराती, भोपाली आदि। अनेक निर्माता अनेक नामों, नंबरों और शॉपों यानी ब्रांड्स के रूप में खुशबूदार तंबाकू बना रहे हैं और लाखों रुपया इसकी पब्लिसिटी पर खर्च करके इसे लोकप्रिय बनाकर खूब धन कमा रहे हैं। पश्चिमी देशों की व्यावसायिक नीति, शैली एवं पद्धति में प्रचार, पब्लिसिटी का स्थान सर्वोच्च है और इतना शक्तिशाली भी इसके बल पर एक बार तो मिट्टी भी बेच दी जाती है। इतना प्रचार कर दिया जाए
तो मिट्टी भी बिक जाती है। हमारा देश भी पश्चिमी हथकंडों से खूब प्रभावित और आकर्षित है, लिहाजा तंबाकू के प्रचार हेतु नए नए तरीके उपयोग में लिए जा रहे हैं। जब से टीवी आया तब से घर घर तक कोई भी संदेश पहुंचाना सरल हो गया है। यद्यपि ये माध्यम बहुत खर्चीला है, तथापि निर्माता को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस खर्च का भार वह उत्पादन के मूल्य में जोड़कर ग्राहक पर डाल देता है। ग्राहक से वसूला जाता है और ग्राहक मजे मजे में इसे मुद्दे पर ध्यान ही नहीं देता कि वह कितना महंगा शौक कर रहा है। शौक जो ठहरा, भले ही शौक करने वाले को बाद में शौक करना पड़े। तो प्रचार पब्लिसिटी ने तंबाकू को इतना प्रसिद्ध कर दिया है कि इसका विशेष परिचय देना जरूरी नहीं है। उपयोग, इसका उपयोग करना या न करना स्वास्थ्य की रक्षा के मामले में हितकारी है या अहितकारी, इसी मुद्दे पर विचार व्यक्त कर रहा हूँ। इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए तंबाकू के विषय में 2-3 बातों पर विचार करना होगा। पहली बात तो यह है कि तंबाकू के सेवन से कोई लाभ भी होता है या सिर्फ हानि ही होती है। अगर सिर्फ हानि ही होती है तो ये सवाल उठता है कि प्रकृति ने ऐसी हानिकारक वस्तु पैदा ही क्यों की। इसका उत्तर आयुर्वेद इस प्रकार देता है, अनेनोपदेश देशेन नानो अस्ति भूतम जगति किंचित द्रव्यमुपलभ्यते ताम ताम युक्तिमर्थ च तम तम विप्रेत्य। अर्थात इस प्रकार के पंच भौतिक द्रव्यों के गुणों एवं लक्षणों के अनुसार उपदेश से सिद्ध हो जाता है कि संसार में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो औषधि न हो। भिन्न भिन्न युक्ति एवं प्रयोजन से प्रयोग करने पर प्रत्येक द्रव्य औषधि का काम करता है। वाग्भट ने भी कहा कि जगत में कोई भी द्रव्य अनौषध नहीं है। जगतेव मनो औषधम न किंचित विद्यते द्रव्यम वसानान नार्थ योग्यो। प्रयोजन एवं योजना की भिन्न भिन्न दृष्टि से संसार का प्रत्येक द्रव्य औषध रूप है। विषम प्राणहरम तच्च युक्ति युक्तम रसायनम के अनुसार जहर यद्यपि प्राणों को हर लेने वाला होता है, मृत्युकारक होता है, तो भी युक्ति पूर्वक प्रयोग करने पर वह रसायन का भी कार्य करता है। कोई भी पदार्थ मात्रा, काल, क्रिया, भूमि, देह, दोष और व्यक्ति की अवस्था विशेष के अनुसार ही हितकारी भी सिद्ध हो सकता है और अहितकारी भी सिद्ध हो सकता है। आग से चूल्हा भी जलाया जा सकता है और घर को भी जलाया जा सकता है। इस दृष्टि से तंबाकू के विषय में भी ये कहा जा सकता है कि इसे उचित युक्ति, मात्रा और काल आदि का ख्याल रखकर यदि प्रयोग किया जाए तो यह औषधि का काम दे सकता है और इसे उचित विधि से औषधि के रूप में ही सेवन करना चाहिए, आहार के रूप में नहीं, अति मात्रा में नहीं। दूसरी बात, तंबाकू के सेवन से लाभ क्या है और हानि क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। पहले इससे होने वाली हानि पर विचार करना उचित होगा, ताकि हानि की जानकारी होने पर हम इसके उपयोग से बच सकते हैं। एक बात यह है भी हानि होना भी लाभ ही होना होता है कि जैसे फिजूल खर्ची न होना भी आमदनी होने के बराबर होता है। तंबाकू में अनेक विषैले तत्व होते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख विषैला तत्व निकोटीन नामक विष है, जिसका नामकरण इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक जीन निकोट के नाम पर करके इसे निकोटीन या निकोटियाना कहा गया। इसी विष के कारण तंबाकू लाभकारी कम और हानिकारक ज़्यादा है। निकोटीन का प्रभाव, तंबाकू के सेवन से इसमें मौजूद निकोटीन के प्रभाव से स्नायिक संस्थान यानी नाड़ी तंत्र को शुरू में तो उत्तेजना मिलती है। उससे ऐसा लगता है कि बड़ी चुस्ती फुर्ती पैदा हो रही है, लेकिन बाद में यही निकोटीन स्नायुविक संस्थान में शिथिलता पैदा करता है। इसका उत्तेजक प्रभाव आंतों में गतिशीलता पैदा कर देता है, जिससे दस्त जल्दी और खुलासा हो जाता है, पर धीरे धीरे निकोटीन के असर से आंतें शिथिल होती जाती हैं और फिर कब्ज रहने लगता है। लिहाजा तंबाकू के सेवन की जरूरत बराबर पड़ती रहती है। ज़्यादा मात्रा में बार बार और गलत ढंग से तंबाकू का सेवन करने पर ही ऐसे परिणाम होते हैं। इसके सेवन से लार का स्राव बढ़ता है और मुख की त्वचा, तालू, गले, अन्न नलिका और लार रस ग्रंथियों के माध्यम से निकोटीन आमाशय से होता हुआ मुख
गुर्दों तक पहुंचता है और इस तरह सभी अंगों को अपने विषाक्त प्रभाव से दूषित करता है। तंबाकू में पाए जाने वाले प्रमुख विष निकोटीन के अलावा अन्य और भी विषाक्त तत्व पाए जाते हैं। डॉक्टर गंगा प्रसाद गौड़ ने तंबाकू की गुण दोष नामक पुस्तिका में 33 प्रकार के विषों का उल्लेख किया है, जिनके नाम निम्नलिखित हैं। पहला है निकोटीन, प्रूसिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पायराइडिन बेसेज, पोलोनियम, एक्रोलिन, फुरफुरल, कोलोडीन, कार्बोलिक एसिड, अमोनिया, राजोलिन, पायरीन, रेडियम, आर्सेनिक संख्या, कृमिनाशक विषैला घोल, साइनोजेन, मार्स गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कोल टार, मेथिलेमिन, सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन, पारोलिन, कैरिडीन, पाइक्रोलिन, लुटिडीन, रुबिडीन, वारिडीन, मोनोसाइनाइड, साइनाइड्स, पाइरोल, फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोसाइनिक एसिड, फेनोल्स। हमें तो ये ज्ञान ही नहीं था कि निकोटीन के अलावा पाए जाने वाले 32 विषाक्त तत्व क्या क्या कारनामे करते हैं, पर इतना तो समझते ही हैं कि इन सब तत्वों के खलीफा निकोटीन इन सब तत्वों का खलीफा है, जो शरीर में विष ही घोलते होंगे निकोटीन की तरह। अकेला निकोटीन इतना तीव्र विषाक्त होता है कि द्रव गुण विज्ञान नामक ग्रंथ के अनुसार निकोटीन की 40 मिलीग्राम मात्रा ही मनुष्य के लिए घातक सिद्ध होती है। इन विष में तंबाकू का सेवन करने से हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर दीर्घकाल में जो प्रभाव पड़ता है, उससे कई प्रकार की व्याधियां पैदा हो सकती हैं। तद्दुख संयोगा व्याधि उच्यन्ते। सुश्रुत के अनुसार जिसके सेवन से दुख होता है उसे व्याधि कहते हैं। लिया जाए कोई भी व्याधि हो दुखदायी ही होगी। इन व्याधियों में दुख गले, अन्न नलिका, फेफड़े, आमाशय व आंतों में कहीं भी कैंसर होने की संभावना पैदा हो सकती है। भारत में मुंह के कैंसर के रोगी ज़्यादा पाए जाते हैं और इसका कारण तंबाकू सेवन करना भी है। हालांकि ऐसा होना 100% रूप से तो जरूरी नहीं, पर संभावना तो रहती ही है। इसके अलावा कालांतर में स्नायुयिक दौर्बल्य यानी नाड़ी तंत्र दुर्बलता, नेत्रों की ज्योति कम होना, धातु विकार, यौन शक्ति में कमी होना, अम्ल पित्त, हाइपर एसिडिटी, पित्त प्रकोप, स्मरण शक्ति में कमी, सांस फूलना, श्वास कष्ट, पेप्टिक अल्सर, स्मरण शक्ति में कमी, सांस फूलना, कब्ज होना। तंबाकू को अति मात्रा में लंबे समय तक सेवन करने के दूरगामी निश्चित परिणाम हो सकते हैं। दुष्परिणाम अगर कभी ऐसा होता है। और निकोटीन के विषय में श्री वैद्य आयुर्वेद भवन के संस्थापक वैद्य पंडित रामनारायण जी शर्मा अपने प्रसिद्ध ग्रंथ आरोग्य प्रकाश में लिखते हैं कि तंबाकू में निकोटीन नामक एक इतना विषैला पदार्थ होता है कि उसकी केवल 2 बूंद से कुत्ता और 8 बूंद से घोड़ा मर सकता है। ये विष मनुष्य शरीर में धीरे धीरे रक्त में मिलकर अनेकानेक भयंकर रोगों का कारण बनता है। तंबाकू में मादक तत्व होते हैं, इसलिए ये कुछ दिन लेने से आदत सी बन जाती हैं। इसको अधिक मात्रा में लंबे समय तक सेवन करने से ये ओज क्षय करता है, धातु क्षीण करता है और स्नायुविक दौर्बल्य उत्पन्न करता है, यानी नाड़ी तंत्र दुर्बल करता है, फेफड़ों में दोष और क्षय यानी टीबी उत्पन्न करता है। धूम्रपान का सर्वाधिक दूषित प्रभाव गले, श्वास नलिका और फेफड़े पर पड़ता है, जबकि चबाकर खाने वाले तंबाकू से मुख, गाल, कंठ, अन्न नलिका, आमाशय, आंतों, गुर्दों और मलाशय आदि अंगों पर प्रभाव पड़ता है। अब इसके लाभों के विषय में विचार करें तो यह तीक्ष्ण और उष्ण होने से कफ एवं वात का शमन करता है, अतः कफजन्य एवं वातजन्य रोगों को दूर करता है। खांसी, श्वास कष्ट, अफारा, गैस, ट्रबल, वायु प्रकोप, कब्ज आदि व्याधि इसी कारण से दूर हो सकती है। यदि अल्प मात्रा में सेवन किया जाए तो स्नायुविक ग्रंथियों और पेशियों की क्रिया को गति एवं उत्तेजना प्रदान करता है, जिससे लालसार व सलाइवा और आमाशयिक स्राव में वृद्धि होती है। आंत्रपेशियों की गति बढ़ाने में वायु का अनुलोमन होता है, जिससे अधोवायु निकल जाती है और गैस का तनाव दूर हो जाता है। कृमिनाशक होने से दांतों एवं मसूड़ों के कृमियों को नष्ट कर दंत पीड़ा दूर करता है, मसूड़ों की सड़न और पायरिया रोग को रोकता है, इसलिए दंत मंजन में तंबाकू का प्रयोग किया जाता है। ये श्वास रोग में लाभ करता है। मूत्र प्रणाली,
शोध, शूल, श्वासकाश, हिचकी, शूल, आदमान आदि व्याधियों को दूर करने में उपयोगी होता है। तीसरी बात इसके प्रयोग करने के बारे में है। इसका प्रयोग आमतौर पर 3 प्रकार के किया जाता है। एक धूम्रपान, दूसरा पान और सुपारी के साथ या कोरी तंबाकू चूने के साथ मसलकर खाना, और तीसरा है नशे यानी नाक से सूंघना यानी लाभ हानि की दृष्टि से। ये तीनों प्रकारों को विचार करते हैं तो तंबाकू सेवन की आदत आमतौर पर किशोर या नव युवा अवस्था से शुरू हो जाती है और धीरे धीरे अन्य नशीले पदार्थों की भांति इसकी आदत भी ऐसी मजबूत हो जाती है कि छोड़ना मुश्किल हो जाता है और इसके बिना रहा ही नहीं जाता। शायद ये कहावत सुनी होगी कि अगर कभी न मांगी भीख तो तंबाकू खाना सीख, यानी बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी अजनबी से बीड़ी सिगरेट भले ही नहीं मांगता, पर तंबाकू खाने वाला किसी भी अजनबी से तंबाकू मांगने में संकोच नहीं करता और अजनबी भी इसकी जरा भी बुरा नहीं मानता, बल्कि खुशी खुशी तंबाकू दे देता है। बल्कि कुछ तो बाकायदा सुपारी काट कर तंबाकू मसल कर गुटखा बनाकर पेश करते हैं। यूँ तो सारे संसार में धूम्रपान करने वालों की संख्या ज़्यादा है, पर हमारे देश में अपेक्षाकृत तंबाकू खाने वालों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि कई स्थानों पर, कई स्थितियों में और कई अवसरों पर नैतिक दृष्टि से धूम्रपान करना अशोभनीय माना जाता है। हमारे अदब कायदों के तहत अपने से बड़े बुजुर्ग और सम्मानीय व्यक्ति के सामने बीड़ी सिगरेट पीना बेअदबी और गुस्ताखी में शुमार माना जाता है, जबकि गाल में तंबाकू या तंबाकू का गुटखा दबा हो तो किसी को पता ही नहीं चलता और चल भी जाए तो प्रायः कोई आपत्ति नहीं करता। हमारे देश में महिलाओं में धूम्रपान करना इतना प्रचलित नहीं जितना तंबाकू खाना प्रचलित है। कोई महिला पान सुपारी के साथ सरेआम तंबाकू तो खा सकती हैं, पर धूम्रपान नहीं करती, लेकिन अक्सर आजकल हुक्का पान करते हुए देखा है मैंने कई वीडियो में। इन सारी स्थितियों के कारण धूम्रपान की अपेक्षा तंबाकू खाने का चलन ज़्यादा पाया जाता है। तंबाकू और स्वास्थ्य की रक्षा की दृष्टि से हम तंबाकू सेवन करने की विधियों पर विचार करते हैं तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि तंबाकू का सेवन किसी भी विधि से किया जाए ये तो प्रकृति के विरोधी है। इसका अकाट्य प्रमाण यह है कि हमारी प्रकृति इसे एकदम से स्वीकार नहीं करती, बल्कि इसको मुंह में रखते ही प्रबल विरोध करती है। जितनी आसानी से किसी सब्जी का पत्ता, पान का पत्ता या तुलसी का पत्ता मुंह में रखकर चबा जाते हैं, उतनी आसानी से तंबाकू की 2-3 पत्ती भी मुंह में नहीं रख सकते। मुंह में तंबाकू रखते ही जी घबराना, मिचलाना, चक्कर आना, पसीना आना आदि उपद्रव शुरू हो जाते हैं। बीड़ी या सिगरेट का धुआं अंदर खींचते हैं तो जोर का ठसका लगता है, खांसी चलने लगती है, जी घबराने लगता है। इसी तरह नशे सूंघने पर एक के बाद एक सिंके तब तक आती रहती हैं जब तक कि नशे बिल्कुल निकल न जाए। किसी भी विधि से तंबाकू का सेवन शुरू करने पर ये उपद्रव होते ही हैं, जो ये सिद्ध करते हैं कि किसी भी पद्धति से तंबाकू का सेवन करना प्राकृतिक कार्य नहीं है, बल्कि ये कार्य हमारी प्रकृति के विपरीत हैं। लेकिन कोशिश करते करते हमारी प्रकृति बदलने लगती है और फिर हम धूम्रपान करने या तंबाकू खाने के आदी हो जाते हैं, यानी हमारी प्रकृति ही वैसी ही हो जाती है। और तंबाकू के सेवन की विधियों में से कोई भी विधि चुनना ही पड़े तो धूम्रपान करने की अपेक्षा तंबाकू खाना चुनना चाहिए, क्योंकि धूम्रपान करना हमारी हर हालत में सिर्फ हानि ही पैदा करता है, लाभदायक कतई नहीं है। जबकि तंबाकू खाना अपेक्षाकृत उतना हानिकारक तो नहीं जितना लाभदायक होता है। सबसे मुख्य बात यह है कि तंबाकू का सेवन किया ही क्यों जाए। इसका उत्तर यह देता है कि औषधि के रूप में इसका सेवन किया जाना बुरा नहीं बल्कि हितकारी है। इस दृष्टि से धूम्रपान तब तक किसी भी दृष्टि से औषधि साबित नहीं हो सकता जब तक कि तंबाकू की जगह आयुर्वेदिक दवाइयों से बनी बीड़ी या सिगरेट का उपयोग नहीं किया जाए। धूम्रपान में धुआं सीधा फेफड़ों तक पहुंचता है और फेफड़ों पर विषाक्त प्रभाव डालता रहता है। इसे तो नहीं रोका जा सकता, पर तंबाकू खाने वाले इसकी पीक बराबर थूकता ही रहे, अंदर न निगले और पानी से खूब कुल्ले करने के बाद भी कुछ खाए पिए तो तंबाकू को पेट के अंदर जाने से रोक सकता है और लार रस ग्रंथियों के माध्यम से तंबाकू का जितना अंश या प्रभाव शरीर के ग्रहण किया जाएगा उसकी मात्रा बहुत ही कम होगी और ये न्यून या मात्रा विष का नहीं औषधि का ही काम करती है। तंबाकू खाने वाले
इसकी पीक यदि निगलते हैं तो इसकी मात्रा बढ़ती है, तंबाकू पेट में भी पहुंचता है। बस यही स्थिति हानिकारक होती है। जितनी बार तंबाकू खाएंगे और निगलेंगे उतनी ही मात्रा में तंबाकू पेट के माध्यम से सारे शरीर में पहुंचता रहेगा और बढ़ता जाएगा। लिहाजा जो द्रव्य अल्प मात्रा में औषधि का काम कर सकता है वो मात्रा बढ़ जाने से विष का काम करने लगेगा, और अधिक मात्रा में लेने पर तो ये प्राणभूता मनत युक्तिया हिन स्त्यून चरक संहिता के अनुसार प्राणों का रक्षक अन्न भी प्राणों के लिए अहितकारी एवं घातक सिद्ध हो सकता है। यदि फूड पॉइजनिंग हो जाए तो वो हमारे प्राण संकट में डाल देता है। स्वास्थ्य रक्षा के विषय में धूम्रपान विधि में तंबाकू का सेवन करना किसी भी दृष्टि से उपयोगी और हितकारी सिद्ध नहीं होता। अतः इस विधि के विषय में कोई भी चर्चा न करके सिर्फ तंबाकू खाने वाले को हितकारी और स्वास्थ्य रक्षक सावधानियों के विषय में कुछ बातें हैं। पहली बात है, तंबाकू का सेवन एक लत आदत के रूप में न करके आवश्यक होने पर औषधि के रूप में ही करें और उचित विधि युक्त एवं मात्रा का पालन करते हुए करें। दूसरी बात, यदि तंबाकू खाने के आदि हो चुके हैं तो दिन भर में कई बार तंबाकू न खाकर कम से कम बार खाया करें ताकि इसकी अति न हो। विशेषकर भोजन करने से आधा घंटे पहले से और आधा घंटे बाद तक की अवधि में तंबाकू कदापि न खाएं ताकि थूकना न पड़े और मुंह का लार रस पेट में पहुंचता रहे, जो भोजन को पचाने के लिए उपयोगी एवं जरूरी होता है। भूखे पेट परिश्रम करते समय, तेज धूप में, प्रचंड गर्मी में, प्यास की स्थिति में और सोते समय तंबाकू का कदापि सेवन नहीं करें। जब जब तंबाकू खाने की याद आए, तलब लगे, तब तब ये कोशिश करते रहें कि अभी नहीं, थोड़ी देर में जितना रुक कर खा सके उतनी देर रुक कर खाएं। इस तरह एक तो तंबाकू की मात्रा कम होगी और दूसरी इस कस में भी आपको मज़ा आने लगेगा। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुंह में तंबाकू हो तब कोई चीज़ खाना पीना तो बहुत दूर की बात, आप थूक तक ना निकलें। तंबाकू का जरा सा अंश भी पेट में न पहुंच सके। कुछ लोग आलस्यवश या थूकने का उचित स्थान या अवसर न मिल पाने के कारण थूकू का पालन करते हुए पीक निकलते रहते हैं और ऐसी आदत डाल देते हैं जिससे कि तंबाकू उसके पेट में पहुंचता रहता है और इसकी मात्रा बढ़ जाने पर विष का काम करने लगता है। ये विष रक्त संचार के माध्यम से सारे शरीर और इसके अवयवों को दूषित करने लगता है। इसके विपरीत तंबाकू न निकलने पर मुख्य ग्रंथियों द्वारा जिस न्यून मात्रा में तंबाकू का अंश शरीर में पहुंचेगा वह विष का नहीं औषधि का ही काम करेगा। चौथी बात, सिर्फ तंबाकू का मसल कर खाने वालों से कहनी है कि तंबाकू को मुंह में किसी खास स्थान पर गाल में दबाकर न रखें बल्कि पूरे मुंह में घुमाते रहें ताकि उस खास स्थान पर घाव न बन सके। पांचवी बात, सिर्फ खेत की सादी पत्ती खाना ही निरापद होता है, अतः खुशबूदार सिंथेटिक पत्ती से बनाई गई बाजारू तंबाकू न खाएं। सादी तंबाकू का सेवन ही अच्छा होता है। छठी करना चाहिए, अच्छा तो क्या नहीं करे तो अलग बात है। और खाते पीते और सोते समय मुंह में तंबाकू नहीं होना चाहिए। तीनों अवस्थाओं में मुंह खूब साफ करना और दंत मंजन करना अनिवार्य है। ये सभी बातें उनके लिए हैं जो पहले से ही तंबाकू का सेवन करते हैं, आदी हो चुके हैं। जो अभी तक इससे बचे हैं वो बचे रहें, यही उत्तम होगा। तंबाकू की आदत न डालें और इस 31 मई को ये संकल्प लें कि हम जो भी तंबाकू खा रहे हैं वो धीरे धीरे तंबाकू छोड़ देंगे और भविष्य में और लोगों को भी तंबाकू की लत लगने से बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।